गालिब है खुदा का वार हैं हम, लड़ने के लिए तैयार हैं हम। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। बोल वॉर रूम में मैं हूं सैयद फैसल करीम और मेरे साथ हैं सादिया सैमसन। पुख्ता है सब, जज्बे आसमानों को छू रहे हैं, आज़म भी है और सारी अवाम पाकिस्तान शाना बशाना अपनी फ़ौज के साथ खड़ी है और पाक फ़ौज हमारा फ़ख्र भी है। और जब से ये तमाम तर मामलात हुए हैं, बोल आपको मुसलसल आगाह रख रहा है, चाहे सरहद के इस पार या सरहद के उस पार जो भी डेवलपमेंट हो रही है और इस सब पे जो अब तक हो चुका है, आगे हमें क्या प्रिएम्प्ट करना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं गुफ्तगू करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद। आपको सर वेलकम करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, एक अहम खबर है वो आपके साथ और नाज़रीन के साथ शेयर करते चलें। पाकिस्तानी शहरी का भारत के नाम निहाद तज्जियाकारों को जवाब। कहा भारत वालों को शौक भी है और पाकिस्तान का खौफ भी है। कहा वजीर आजम साहब भारत वालों को पाकिस्तानी मिसाइलों का जलवा दिखाएं। की डेवलपमेंट हो रही है, इस पर भी बात करते हैं। हमारे साथ दिफाई तज्जियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब मौजूद हैं। अ वेरी विक्टोरियस एंड गुड मॉर्निंग टू यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। आई एम गुड जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग खैरियत से हैं जी? फाइन शाइन। जी बिल्कुल जी, वी आर गुड एज वेल। और मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा फ़ख्र और कभी रहा नहीं होगा हमें, जितना आज हम महसूस कर रहे हैं, कल से हम महसूस कर रहे हैं। जस्ट वॉक अस थ्रू द डेवलपमेंट दैट हैज़ बिन ऑल थ्रू द नाइट। और इस वक्त हम कहाँ मौजूद हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो तशक्कुर। कभी भी हमें गरूर में नहीं डूबना चाहिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने पाकिस्तान को ये दिन दिखाया है कि बासियत कौम आपने अपना कैरेक्टर शो किया है। देखिए, नेशंस बड़ी भी होती हैं, छोटी भी होती हैं, ताकतवर भी होती है, कमज़ोर भी होती है, लेकिन जो एक ओवरऑल अकमलेटिव नेशनल कैरेक्टर होता है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और पाकिस्तान वाहिद कंट्री है दुनिया में, हमने अब बहुत दुनिया भी देख ली, लोगों को क्राइसिस में भी देखा, कंट्रीज़ की भी क्राइसिस देखी, लेकिन पाकिस्तान वाइड कंट्री है जो क्राइसिस के बीच में उभर कर सामने आता है और अपनी ट्रू पोटेंशियल शो करता है। वो मैं हमेशा कहा करता हूँ कि हमें तो शुक्रिया मोदी का ट्रेंड चलाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि उसने हमें एक अपना जो रिजिलियंस है या अपना जो ट्रू कैरेक्टर है, जो स्ट्रॉन्ग नेशन का, वो सामने लाने का मौका दिया है जी। और अनफॉर्चुनेटली हमारे नेबरहुड में एक हिंदुत्व की सोच है जिसने एप्लीकेशन की। बहरहाल पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से अभी तक ये ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान ने सिर्फ डिफेंसिव मनूवर किया है। अभी तक तो सिर्फ जो अपना दिफा करना था वो किया है। और ये दिफा भी पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया कि कोई इंकर्जन्स करेगा या उनके जहाज़ आएंगे। उन्होंने, आपको पता है, स्टैंड ऑफ रह के पाकिस्तान में टारगेट लिए हैं। और इतना मक्कार और गिरा हुआ ये दुश्मन है कि जब वो हमला कर रहे थे पाकिस्तान के ऊपर और ये 4 टारगेट्स पंजाब में ले रहे थे और कश्मीर में बाकी टारगेट्स वो ले रहे थे, तो उस वक्त 57 नेशनल एंड इंटरनेशनल फ्लाइट्स एयर में थी और कोई उनको इतना ख्याल नहीं था कि हम कितनी दुनिया के मुसाफिरों को कितने लोग और सड़कों स्ट्रक्चर्स में यूज होते हैं। वॉर में थीरीज यूज होती हैं और हर थीरी जो है वो उस एरिया, उस रीजन और उस वहाँ के रहने वाले लोगों और आपके अपोनेंट जो लोग हैं उनके कैरेक्टर को देखकर, उस एनवायरनमेंट को देखकर लगाई जाती है। यहाँ पर तो जेनोसाइडल अप्रोच है, हिंदुत्व की सोच है। अभी तक उनका जो गम है कि हमने रूल क्यों, मुसलमानों ने हमें रूल किया पास्ट में। मैं कहता हूँ आप शुक्र करें कि मुसलमान आपको रूल कर रहे थे। जिस तरह के आप लोग थे, अगर कोई और होता तो आपकी नस्लें ख़त्म कर देता। लेकिन इतने ज़्यादा हिंदू अगर इस रीजन में मौजूद है और हिंदुत्व के लोग भी इस रीजन में मौजूद है, मैं हिंदुज़म को बुरा नहीं कह रहा, मैं किसी रिलीजन को बुरा नहीं कह रहा। जो हिंदुत्व की सोच है, जो एप्लीकेशन है, आरएसएस की जो सोच है, जो बीजेपी की सोच है, जो मोदी जिन्होंने एक वॉर मॉन्गरिंग करके, अभी आप उनके मीडिया की बात कर रहे थे, तो अफसोसनाक, हमें तो उन पर तरस करना चाहिए। उनके साथ अपने उनकी इस दुख की घड़ी में जिसपे उनमें एक जुनूनी और खूनी लीडरशिप उन पे सर पे मुसल्लत हो गई, ये दुख की घड़ी है इंडिया के अवाम के लिए, जिसने कॉन्स्टेंटली उनको एक टॉर्चर में मुब्तला कर दिया। बिल्कुल। और जवाब उनको मिल गया। तो उन्होंने जब किया तो 57 के करीब फ्लाइट्स इन एयर थी। मैं तो गवर्नमेंट से भी कहूंगा और उन ममालिक से भी कहूंगा जिनकी ये फ्लाइट थी कि वो इन पे केसेस जरूर करें, क्योंकि देयर लाइव्स ऑफ देयर सिटीजंस वर इन डेंजर। और उन्हें पता था कि पाकिस्तान जब हवा में जहाज होंगे तो पाकिस्तान अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको इफेक्टिवली यूज नहीं करेगा, क्योंकि हमारे मिसाइल से, आपको याद होगा पिछले दिनों
जब यूक्रेन रशिया का हो रहा था तो एक प्रोबेबली इफ आई एम नॉट रॉन्ग मलेशियन एक एयरप्लेन था जो हिट हुआ था। जी बिल्कुल। तो इसी तरह की सिचुएशन में अगर पाकिस्तान की किसी डिफेंस सिस्टम से कोई एयरप्लेन भी हिट हो जाता तो आप अंदाजा लगाएं कि कितना नुकसान होता और दुनिया आज कहाँ खड़ी हो। ये याद रखिएगा, ऐसे जब कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो दो खासतौर पे न्यूक्लियर कंट्रीज के दरमियान होता है, इनका एक इवेंट जो है वो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट को चेंज कर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान ने उसका रिस्पांस एक्ट था, ये उनकी बुज़दिली भी थी। वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह से किसी भी फ्लाइट को या किसी भी एयर्स को जो है वो नोटिफाई किया जाए ताकि पाकिस्तान अनअवेयर है कि क्या हो सकता है। बट हम तैयार थे, हमारी फ़ौज तैयार थे। जाहिद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा क्योंकि हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद से सलमान अवान हमारे साथ मौजूद है। ज़रा उनसे भी जान लेते हैं कि वहाँ से क्या डिटेल्स आ रही हैं, आज क्या डेवलपमेंट्स एक्सपेक्टेड हैं। ओवर टू यू सलमान, बताइएगा कि क्या होने जा रहा है आज, वफाकी दारुलहुकूमत से क्या खबरें आ रही हैं। प्यार ने उसके बाद भी बात की तो पाकिस्तान में जो कल अहम तरीन डेवलपमेंट थी वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास था, और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म के खिताब में और उसके बाद फिर DGI की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ जो है वो सामने आया है और पूरी कौम की नज़रें उसी मौक़िफ़ पर हैं, उसी मौक़िफ़ के साथ हैं कि पाकिस्तान इस कार्रवाई का, भारत की जारहियत का एक जो अनप्रोवोक्ड कार्रवाई की गई है भारत की जानिब से, पाकिस्तानी शहरियों को 31 बेगुनाह शहरियों को लुक़मा अजल बनाया गया, शहीद किया गया। पाकिस्तान इसका जवाब ज़रूर देगा और पाकिस्तान इसका जवाब अपनी पसंद के मकाम और अपनी पसंद की जगह पर देगा। इस हवाले से इंडिया को बिल्कुल दो टोक अंदाज के अंदर वाज़ेह कर दिया गया है, लेकिन हमें डेफिनेटली तवक्को रखनी चाहिए कि ये एस्केलेशन जो है वो ना बढ़े। लेकिन कोई भी दुनिया की कौम जो है उसकी इज़्ज़त और उसके वक़ार से ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होती। इस वक्त मसला पाकिस्तान की कौमी सलामती का है, पाकिस्तानी कौम की इज़्ज़त और वक़ार का है, और पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज, तीनों मुसल्लह अफ़वाज जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों से लेकर बलूचिस्तान के समुद्रों तक, साहिलों तक, सिंध के साहिलों तक अलर्ट हैं, चौकस हैं और भारत की किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार है। और जो आपने देखा गुज़िश्ता रात कार्रवाई हुई और उसके बाद फिर जो CNN की जानिब से भी कंफर्म किया गया है, फ्रेंच इंटेलिजेंस सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि पाकिस्तान ने भारत का राफेल तैयारा जो है वो कम से कम एक तैयारा मार गिराया है। ये फ्रेंच इंटेलिजेंस ने कंफर्म किया है, जबकि हमारे अपने ज़राए हम सब जानते हैं कि हमारा ऑफिशियल मौक़िफ़ ये है कि भारत के 5 तैयारे गिराए गए हैं। तो ये बहुत बड़ी हजीमत है, बहुत बड़ी शर्मिंदगी है, ख़ास तौर पर राफेल के हवाले से लेके जो भारत का तकब्बुर था वो मट्टी में मिला दिया गया। और आप डेवलपमेंट की बात कर रही हैं और आप बात कर रहे थे हमारे साथ शेयर कर रहे थे इस हवाले से। मीर साहब, एक तो अहम बात जो आप कर रहे थे वो ये कि आपका गरूर खाक में मिलाया पाकिस्तान फ़ौज ने, इनिशिएट आपने किया, आपने हज़ारों जाने जितनी भी फ़्लाइट में मौजूद थे उनको ख़तरे में डाला। बट यट अगैन आई वांट टू सेंड दिस मैसेज थ्रू यू, आप भी आई होप इस पर अग्री करेंगे कि पाकिस्तान में रहने वाले सारे लोग, उनका मज़हब कोई भी हो, वो अमन पसंद लोग हैं और उसको हम बढ़ाते भी हैं, उसको हम मल्टीप्लाई भी करते हैं। वेयर एज रेडिकल सोच कहीं भी हो, किसी भी मज़हब के लिए बढ़ाई जाए वो गलती होगी, जैसे हम हिंदुत्व की सोच बढ़ाने की जो भारत में बात हो रही है उसके ऊपर कमेंट करें। जी बिल्कुल, देखिए ना, मैंने आपके प्रोग्राम शुरू में हमने सबसे पहले तशक्कुर, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने पाकिस्तान को सुरखरू किया, और सच हमेशा सुरखरू होता है जी। और जो कौमें सच पर अपने पॉलिटिक्स करती हैं, जो कौमें सच, क्योंकि पॉलिटिक्स, वॉर भी देखिए पॉलिटिक्स कैसा है, ये एक्सटेंशन ऑफ पॉलिसी होती है। अब वहाँ जो वॉर है वो चली गई है जी हिंदुत्व की सोच के नीचे। जैसे मैंने बताया ब्लड एंड डोमिनेशन, कि ब्लड बहाओ और डोमिनेट करो, ये उन्होंने फार्मूला, जेनोसाइड सप्रेस करे। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है अंडर मोदी, और फॉर दैट मैटर किसी के अंदर भी ये बदरू चली जाए, वो उनकी सोच यही है, वो दो चीज़ें नहीं कर सकते जी, कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक, विद इन भारत किसी माइनॉरिटी को नहीं बर्दाश्त कर सकते, किसी भी माइनॉरिटी, चाहे मुस्लिम्स हों, चाहे लोग कास्ट, दलित्स हों, क्रिश्चियंस हों, कि फॉर दैट मैटर कोई और। वो कहते हैं यहाँ पे बस ये हिंदुओं की सरजमीन है, यहाँ पे हिंदू ही रहेंगे, और हिंदुओं को वो एक उन्होंने हिजान में मुब्तला कर दिया जी। मोस्टली, नॉट ऑल बट मोस्टली, वहाँ पे अक्लमंद लोग भी हैं, सेम माइंड भी है, जो इनको यही मशवरा दे रहा है कि वॉर किसी चीज़ का हल नहीं। अभी तो पाकिस्तान में मैं बता रहा था कि डिफेंसिव मनूवर किया जी, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने ये डिफेंसिव मनूवर अक्रॉस द लाइन किए। तो कई लोग कहते हैं जी वो तो स्टैंड ऑफ रह के उन्होंने मार दिया, तो आपने क्या, तो पाकिस्तान में रहते हुए इनके जहाज वहाँ पर गिराया जी, अक्रॉस दी LOC इनटू दी इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर के बीच में इनके जहाज गिराया, इंगेज किया उनको। कईयों को तो उड़ान भी नसीब नहीं हुई। तो ये एक शो ऑफ था पाकिस्तान की विल का, कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी। तो दिस इज अभी तक डिफेंसिव मैनूवर, अभी पाकिस्तान हक रखता है। और उसके बाद उन्होंने जो सबसे बड़ी ज्यादती की, वो जो उन्होंने नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट को निशाना बनाया, ये इंसानियत
जो रूल बेस्ड सोसाइटीज है उनको चैलेंज कर दिया ना। देखिए ना, वर्ल्ड जो है वो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर में चलता है। तो इंटरनेशनल ऑर्डर का मकसद ये होता है, जो ट्रीटीज होती हैं, जो मुआहदे होते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की चीजें होती हैं, आप पूरे अकोमोडेटिव पूरे वर्ल्ड को सामने रखते हो, आप उन मुआहदों को रिस्पेक्ट करते हैं, ट्रीटीज को रिस्पेक्ट करते हैं, और लॉज के मुताबिक आप जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं या आपकी जो कोलिशंस होती हैं या जो आपके ग्रुप्स होते हैं, उनमें जब आप मुआहदे कर लेते हैं तो आप इसलिए करते हैं कि इंटरनेशनली आप एक लॉ के नीचे या इंटरनेशनली एक सिस्टम के तहत आप फंक्शनिंग करते हैं। वरना तो माइट इज राइट, अपर रिपेरियन लोअर्स के पानी बंद कर लेगा, जिनके पास ताकत होगी वो जमीनों लोग इलाकों पर कब्जे कर लेंगे, मिनरल्स पर कब्जे कर लेंगे, तो फिर तो जंग खत्म ही नहीं होगी। यूएन इसलिए बनाया गया था वर्ल्ड वॉर के बाद कि लॉ ऑर्डर लाया जाए दुनिया के बीच। इनको दो ही ममालिक चैलेंज कर रहे हैं सादिया, एक इजराइल इन मिडिल ईस्ट और दूसरा भारत, इंडिया इन दिस रीजन। इनके दिमागों पे पता नहीं क्या हो गया है। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर इन्होंने शुरू किया था, मैं हमेशा कहता हूँ ये उनके लिए ऑपरेशन कलंक का टीका साबित हुआ है और इंशाल्लाह इसी तरह साबित होता रहेगा। तो आई थिंक पाकिस्तान को एक यूनिटी के साथ आगे बढ़ना होगा। पाकिस्तान अभी भी कैपेसिटी है, राइट ऑफ रिटेलिएशन जो है वो हमारे पास है, इस वक्त बाल हमारे कोर्ट में है, और अगर समझा जाएगा कि ये जरूरी है तो इसको कर भी दिया जाएगा। बट बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री, बीइंग अ न्यूक्लियर कंट्री, हम बूस्ट नहीं करना चाहिए हमें किसी चीज को। हमें देखना होगा कि हम स्टेबिलिटी की जानिब कितने जल्दी बढ़ते हैं, क्योंकि ये रीजन की स्टेबिलिटी हम सबके लिए जरूरी है, पाकिस्तान के लिए भी, इंसानियत के। देखिए ना, अभी जो 26 मासूम लोग इन्होंने इंडिया में मारे हैं अपनी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के लिए, उनका खून भी इनके हाथों पर है। 31 जो पाकिस्तान में मरे हैं, कल वो हमारे बच्चे आपने, ये टेररिस्ट दुनिया को नजर नहीं आ रहे कि ये बच्चे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो अंडरस्टैंड कर रही है कि ये जुल्म इंडिया ने किया है। इसीलिए वो सिंतास माहदे पे भी बातें हो रही है, इंग्लैंड भी आ गया है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा है, और भी दुनिया के ममालिक जो है वो इसको डीएस्केलेशन की बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, इंटरनेशनली स्टेबिलिटी की तरफ हमने सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस की है, सबसे ज़्यादा हमने सफ़र किए, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान चाहेगा कि स्टेबिलिटी की तरफ जाए ताकि इस खत्ते के लोग तरक्की कर सके। बट एनीवेज, पाकिस्तान को कोई बूस्ट करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान जब वक्त आएगा तो आप देखेंगे इंशाल्लाह अवाम की मदद से हमारी जो मिलिट्री फोर्सेज है, दे हैव ऑल द कैपेसिटी, कैपेबिलिटी टू डिलीवर द पंच, और वो करेंगी। अगर इनके अज़ाइम न रुके तो अब इन अज़ाइम को सख्त हाथों से रोका जाएगा, बिकॉज अब हर पाकिस्तानी कह रहा है कि इनफ इज़ इनफ, क्योंकि इस माइंडसेट के साथ हमारी नस्लों ने रहना है। फैसल, ये देखे ऐसे नहीं है, हमने इनको एक बैटन जब हैंड ओवर करेंगे तो उनको एक कम से कम एक सिस्टम या एक वे फॉरवर्ड या एक पॉलिसी देकर जरूर जाएंगे कि भारत के साथ आपने कैसे डील करना है, और नेबरहुड में दूसरी तरफ आप देखते हैं तो चैलेंजिंग अफगानिस्तान है, उसके साथ कैसे डील करना है। बट अब एक और भी बड़ी जरूरी चीज है, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा, वो ये फैसल के जो विद इन कंट्री इनके वो हैं, इनकी जो करेक्टर्स पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, बलूचिस्तान की सरजमीन पर, खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन पर, ये वो क्लाइंट्स हैं जो इस प्रॉक्सी वार के लिए जंगें लड़ रहे हैं। मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि इनको बगैर इनकी ये जो डिट्रैक्ट करते हैं जी, कभी मिसिंग पर्सनस की गाब में, कभी डेप्रीविएशन की गाब में, ठीक है, मसाइल को हल किया जाए, मसाइल हल करना स्टेट का काम है, लेकिन उसकी गाब में जो इनके आलाकार बने हुए हैं, दे शुड ऑल्सो बी टेकन टू द टास्क। यहाँ पे भी हमें कहना होगा कि इनफ इज इनफ। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। मैं जनरल रिटायर्ड ज़ाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद। तो हम देख रहे हैं कि जहाँ एक जानिब, जैसे कि जनरल ज़ाहिद ने भी कहा कि विल डिलीवर पंच, बेसिकली हमने उनको पंच डिलीवर कर भी दिया है, तभी जगह जगह से चेक पोस्टों पर सफ़ेद परचम लहराए जा रहे हैं, और ये मनाजिर हमने कल भी देखे। अब इंटरनेशनल दुनिया इसको कैसे देख रही है, जैसे कि जनरल ज़ाहिद रेफर्ड कि अभी जो ये बच्चे जो शहीद हुए हैं, ये बैन-अ-क़वामी दुनिया को दिखाई अभी नहीं देंगे, बिकॉज दुनिया के किसी और हिस्से में कुछ हो जाए वो दुनिया के लिए ज़रूरी है, लेकिन यहाँ हमारे साथ कुछ हो वो ज़रूरी नहीं है। तो इस सब पे बात करेंगे। डॉक्टर हुमा वक़ाई, माहिर बैन-अल-अक़वामी उमूर, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो डॉक्टर साहबा, पाकिस्तान के 26 मासूम निहत्ते लोगों को निशाना बनाया, दुनिया इसको रियलाइज़ फ़िलहाल तो नहीं कर रही है। आई थिंक व्हेन दिस डस्ट विल सेटल डाउन, तब उन्हें पता चलेगा कि 3 साल बच्ची और 7 साल के बच्चे को जो शहीद किया है भारत ने, तो ये कितना ज़्यादा बुज़दिलाना ये कार्रवाई थी। मेरा ये ख्याल कि ये बात वजह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी रियलाइज़ नहीं कर रही है
लेकिन हमेशा जब इंडिया पाकिस्तान का तनाज़ा होता है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का फोकस उन इश्यूज़ पे नहीं होता या उन कंसर्न्स पे नहीं होता या उस नुकसान पे नहीं होता जो पाकिस्तान सफ़र करता है, बल्कि अमूमी तौर उस पे होता है कि एस्केलेशन ना हो। तो कल जब पाकिस्तान ने सिर्फ समझिए इंडिया को पुश बैक दिया है, अभी हमने जवाब नहीं दिया है, ISPR ने कहा है कि हम जवाब देंगे एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर चॉइस। हमने पुश बैक दिया है जो इंडिया ने शो ऑफ एग्रेशन करने की कोशिश की थी 75 जहाज़ों को हवा में छोड़ के, जो उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो गया। वो समझिए उनके गले ही पड़ गया वो। और अभी मैं somebody was talking about it कि जी उसकी जो कंपनी है, फ्रेंच कंपनी, उसके स्टॉक्स गिर गए और दूसरी के स्टॉक्स उठ गए जो पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी है। तो वो बेचारा जो कंपनी वाले हैं वो कह रहे हैं कि हमारा तो इंजन बहुत सुपीरियर है, इनके पायलट्स जो है वो एफिशिएंट नहीं है। बट हैविंग सेड दिस, आई थिंक इंडिया ह्यूजली ओवर एस्टिमेटेड इटसेल्फ एंड वंस अगेन उसको लगा कि वो पाकिस्तान को ओवरवेल्म कर देगा। वो नहीं हो सका। लेकिन जो बात मैं आपसे 2 मिनट लेके करना चाहती हूँ वो ये कि अभी भी खबरें ये आ रही हैं कि इंडिया ड्रोन सर्वेलेंस करने की कोशिश कर रहा है और कुछ इलाकों में हमारे उनके ड्रोन्स गिराए भी गए हैं और वो कॉन्स्टेंटली ड्रोन हमारे इलाकों में भेज रहा है। और उसके साथ साथ ये खबर भी आ रही है कि जी जो उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने पाकिस्तान से राब्ते किए। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ तो नहीं चल सकती ना। तो फिर आपको इसमें कुछ एलिमेंट ऑफ बदनीयती नज़र आता है, क्योंकि या तो वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये दिखाने के लिए कि वो इंगेज कर रहे हैं, वो ये इस तरफ बढ़ जाते हैं और फिर उसी के फ़ौरन बाद वो ये डाटा कलेक्शन या इंटेलिजेंस कलेक्शन भी कर रहे हैं। तो फिर जाहिर है कि पाकिस्तान ड्रोन्स भी गिराएगा और जवाब भी देगा और फिर इन राब्तों को सीरियसली नहीं लेगा। तो मेरा ख्याल है कि अगर इंडिया की इंटेंशन डी एस्केलेशन की है, और हमने तो कल भी कहा था दैट द बॉल इज इन द इंडियन कोर्ट, तो इंडिया को सीरियसनेस ऑफ पर्पस दिखाने की ज़रूरत है, जो अनफॉर्चुनेटली अभी नज़र नहीं आ रही है। और मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की थी कि इंडिया को पहले एक कमिटमेंट ट्रैप था, फिर एक खिफत थी और अब झोंझ है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि एक बड़े मुल्क को इस तौर बिहेव करना चाहिए। इंडिया नीड्स टू एक्ट विद मैच्योरिटी। पाकिस्तान डिस्पाइट द फैक्ट कि प्रोवोकेशन आई है, मैच्योरिटी की ऑफ कॉन्डक्ट मुझे नज़र आती है। डिप्लोमेटिकली स्पीकिंग इस दफ़ा UN में हमारी जो लॉबिंग थी वो बेहतर थी एज़ कम्पेयर टू 2019 और उससे पहले हम जो एपिसोड था, अगर वहाँ के हाउसेस में, उन कंट्रीज़ के हाउसेस में हमारी रिप्रेजेंटेशन कितनी ज़्यादा मैटर करती है, बिकॉज वही वो आवाज़ है जो फिर आलमी तौर पर आपको नज़र आती है जितनी ज़्यादा आपकी रिप्रेजेंटेशन होती है। रिसेंटली वी बिन सीइंग उस तरफ थोड़ा सा रुझान बढ़ा है, बट आई रियली वांट टू नो कि आप उसको किस तरह से एनालाइज करती हैं। I largely think इस दफ़ा on the diplomatic front पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तौर से अपना केस लड़ा, अपना केस सामने रखा। लेकिन उसकी वजह है, ये ओवरनाइट नहीं हुआ है और ऐसा भी नहीं था कि 2017-2019 में हमने सही बात नहीं की थी। लेकिन हम तवातुर के साथ कुछ कर रहे थे, हम तवातुर के साथ चीज़ें सामने रख रहे थे। I've lost your call जी, sorry. You can take your time, Dr. Sahaba, you can take your time while you adjust the thing. So सिचुएशन ऑब्वियसली सादिया यही है, जैसे कि आप भी कह रही हैं कि येस पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली भी इस बार जो अपनी चालें चलीं, जो मोहरे जहाँ जहाँ रखे, जो सारे बॉक्सेस चेक किए और टिक किए, तो वो भी उनको काफ़ी मदद मिली, ख़ास तौर पे इन द रशिया यूक्रेन थिंग, जिसमें पाकिस्तान ने जो पॉलिसी अपनाई जो कि अब भारत के जो है वो दर पे पड़ रही है। सो अब सिचुएशन अब ऐसी बनती जा रही है। अभी भी जैसे कि कल रात भी अमृतसर की चीज़ें जो है वो आती रहीं, लेकिन फिर वो बाद में ये चीज़ हुई कि वो वहाँ पे ख़ुद ही ब्लैकआउट कर रहे थे। सो एक तो चीज़ ये जो आपने कही ऑन द डिप्लोमेटिक फ्रंट पाकिस्तान ने कैसे इसको चीज़ कही है, लेकिन अब देखना ये है कि इस सारे मामले में भारत अटेन करना क्या चाह रहा था। डॉक्टर साहबा ओके, डॉक्टर हुमा बकाई से भी बात करेंगे और अभी हम आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी दे रहे हैं। लाहौर और सियालकोट की
14 परवाज़ों को कराची और मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर लैंड कराया गया है। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स की 40 परवाज़ें मनसूख भी कर दी गई हैं। ज़राए के मुताबिक मुल्तान और इसके अलावा लाहौर, सियालकोट, इस्लामाबाद और फैसलाबाद की फ़्लाइट्स के लिए गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है। एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट्स आज रात 12 बजे तक बंद रहेंगे। बिल्कुल, मुसाफिरों से ये दरख्वास्त की गई है कि जो भी ताज़ा तरीन डेवलपमेंट हो रही है, मुतालिका एयरलाइंस की जो हेल्पलाइंस हैं उनसे आप राबते में रहें और जहाँ भी आपको ट्रैवल करना है उससे 3 से 4 घंटे बल्कि 5 घंटे पहले ज़रूर ही पूछ लें कि आपकी जिस भी एयरलाइन पर फ़्लाइट है वहाँ पर उस वक्त क्या सिचुएशन है, कितनी देर पहले किसी भी मुसाफिर को वहाँ पहुँचना है, लैंडिंग वहाँ कहाँ हो सकती है और फिर वहाँ से आगे क्या सिचुएशन होगी। अपनी एयरलाइन से ज़रूर इन टच रहे। तो लाहौर, सियालकोट की परवाज़ों की कराची और मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर लैंडिंग कराई गई है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स की 40 परवाज़ों को जो है वो मनसूख भी किया गया है। और इस हवाले से सोर्सेज ये कहती है मुल्तान, लाहौर, सियालकोट, इस्लामाबाद की फ़्लाइट्स के लिए गैर यकीनी की सूरत हाल अभी भी बरकरार है। इसलिए रिक्वेस्ट की जा रही है तमाम पैसेंजर्स से कि वो ज़रूर ही पहले कॉल कर लें जिस भी एयरलाइन से वो फ्लाई कर रहे हैं, डिटेल्स ले लें और उसके बाद अपने सफ़र को आगे बढ़ाएं। इस वक्त 40 परवाज़ें हैं जो मनसूख की गई हैं और ख़ास तौर पर काफ़ी सारी ऐसी फ़्लाइट्स हैं जिन्हें कराची एयरपोर्ट पर डाइवर्ट कर दिया गया है और मुसाफिरों को ये कहा गया है कि वो पहले जिस भी एयरलाइन से फ़्लाई कर रहे हैं उनसे राबता ज़रूर कर लें ताकि किसी भी इनकन्वीनियंस का सामना उन्हें ना करना पड़े। लाहौर, सियालकोट की 14 परवाज़ों को जो ऑल्टरनेटिव एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर लैंड करवाया जा रहा है। इसके अलावा 40 परवाज़ें जो हैं उनको फ़िल वक्त के लिए कैंसिल किया गया है। तो इस वक्त ये सिचुएशन है और हम देख रहे हैं कि हालांकि गुज़िश्ता 2 दिनों से तो ये सिचुएशन नहीं थी, बट नाउ अब मुख्तलिफ शहरों में फ़्लाइट्स के लिए क्योंकि सूरत हाल गैर यकीनी है, लाहौर, सियालकोट की 14 परवाज़ें जो हैं उनको मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर उनकी लैंड गई है। तो अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, बट द सिचुएशन राइट नाउ हियर इज़ कि हम इस पर कंटिन्यू करेंगे गुफ्तगू, क्या मज़ीद इसके एंगल्स हैं, भारत इससे अटेन क्या करना चाह रहा था। विल टॉक अबाउट दिस आफ्टर द ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जितनी भी अपडेट्स मुसलसल हो रही है गुज़श्ता दिन से और रात से लेकर अब तक वो आपके साथ मुसलसल हम शेयर भी कर रहे हैं और आने वाले वक्त में भी आपके साथ जुड़े रहेंगे, तमाम तर सूरत हाल से आपको आगाह करते रहेंगे। एब्सोल्युटली। अब पूरे मुल्क में इस वक्त लोग जो हैं वो इस वक्त जज्बात में डूबे हुए हैं। लोगों के किस तरह के जज्बात हैं, वो क्या राय रखते हैं जो भारत ने किया और जैसे पाकिस्तान ने फिर जवाब दिया। मुख्तलिफ शहरों से आपको पाकिस्तानियों के जो पाकिस्तानी अवाम है उनका जो जज्बा है दिखाते हैं। आप चाय वाले थे, आप चाय बेचें, आपका काम जंग और पाकिस्तान के खिलाफ जारियत का नहीं है। पाकिस्तान हर जारियत का भरपूर मुकाबला करता है और आपने जब भी रात की तारीकी के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ धरना देने की, एहतजाज करने की, हमला करने की कोशिश की है, वो पाकिस्तानी अफवाज ने नाकाम बनाया। जितने भी पाकिस्तानी हैं वो एक ज़बान है और इंशाल्लाह अपने दिफा पाकिस्तान के हवाले से बिल्कुल जो है अपनी पाक फ़ौज के साथ है। इंशाल्लाह जो है हम भारत को इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। जो है हम इंडिया को ये कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की वो वाहिद फ़ौज है जो फौरी तौर पर अपना बदला लेती है और पाकिस्तान की आवाम का बच्चा पाकिस्तानी फ़ौज के साथ 24 घंटे साथ है और वो इस जोन में ना रहे कि वो रात के अंधेरे में हमले करेगा। हम दिन में भारत को 4 चांद दिखा देंगे। इंडिया ये न सोचे कि ये कोई शाम है, यमन है या उनके पास कोई फौज नहीं है, तैयारी नहीं है। पाकिस्तान के पास मजबूत फौज है, तैयारी है, मुज़ैल है और ऐसी बेहतरीन आवाम है कि फौज के साथ ये बिल्कुल शाना बशाना खड़े हैं। हम अपने पाक फौज के साथ पहले भी थे, अभी भी है, अभी साथ भी रहेंगे इंशाल्लाह। अगर जंग मुसलत किया गया तो हम कबायली अवाम, पूरे मुसलमान अवाम, हंगू अवाम पाक फौज के शाना बशाने लड़ेंगे। मोदी को ये पता नहीं है कि पाकिस्तान की फौज की कमांड किसके पास है। वो हाफिज है, वो दिलेर है, वो मुजाहिद है और उसका नाम है आसम मनीर। आसम मनीर की मौजूदगी में आपको जो शिकस्त मिलेगी आपको मुंह की खानी पड़ेगी। 24 करोड़ आवाम जो पाकिस्तानी आवाम है आज फौज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े हैं और उसको हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि मोदी आप ये सुन ले, आप ये न कहें कि मैंने हमला किया। ये आपने अपनी तबाही का पैगाम भेजा है कि अभी इंडिया की जो बर्बादी शुरू होने वाली है ये चंद दिन में ये खुद महसूस करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज।
इंडिया को पैगाम देना चाहते हैं कि अगर हमारे चीफ आर्मी स्टाफ ने आवाम को जहाद का ऐलान कर दिया तो खुदा की कसम हमारी अफवाज की इंडिया को कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह इंडिया पूरे खड़े थे उनको जवाब देने के लिए, और ये अभी भी रात को भी उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। उनके जो ख्वाब थे वो चिकनाचूर हुए पहले भी, और आज भी चिकनाचूर हुए, और आइंदा भी इंशाल्लाह चिकनाचूर होंगे। पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। राफेल राफेल करते थे, 1 2 3 हैट्रिक की है राफेल की, गिराया और ले आए और ले आए। हम अपनी जानें लुटा देंगे, पाक आर्मी के साथ खड़े हैं। ये बुज़दिलाना हमला था जो रात को किया गया, और ये हमारे आवाम शहरियों पे किया गया है। हमने उनकी फौज पे हमला करके जवाब दे के बताया है कि हमला इसको कहते हैं। ये बुज़दिलाना हमला हम कभी नहीं मानेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के ताजर कम्युनिटी हर शाना बशाना पाक आर्मी के साथ खड़ी है। हमारी जान माल हर चीज पाक आर्मी पे कुर्बान, पाकिस्तान पे कुर्बान। अपने आप को बड़ा वो सुपर पावर समझते थे, बहुत अपने आप को बड़ा पता नहीं क्या चीज समझते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुसलमानों भाइयों ने, पाकिस्तानी फौज ने उनको मार गिराया है और इनके दांत खट्टे भी किए हैं। ये हमारी जो अंजुमन ताजरान है, पूरे ताजर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम पाक फौज के साथ हैं और हमेशा ही रहेंगे। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, पाकिस्तान का हर जवान इस वक्त वल्वले और जोश और जज्बे से भरा हुआ है और पाक फौज के साथ मौजूद है और किसी से डरने वाला नहीं, बल्कि जो हुआ है उसके बाद तो पाकिस्तानियों के हौसले और भी बुलंद हो गए। एब्सोल्युटली। अभी एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद बोल वॉर रूम में। ख़वातीन हज़रात, पिछले 2 दिन में जो कुछ हो चुका है, पूरी दुनिया देख चुकी है कि कौन बुज़दिल है और कौन बहादुर है। किसने रात की तारीकी में निहत्ते लोगों को निशाना बनाया और फिर किसने उसका ऐसा दंदान शिकन जवाब दिया कि अमेरिका से लेके कनाडा तक और उसके बाद सऊदी खलीजी ममालिक तक तमाम के तमाम तर लोग दौड़े चले आए कि 2 ममालिक में कहीं कोई ऐसी जंग न छिड़ जाए कि जिसको रोल बैक ना किया जा सके। और ख़ास तौर पे ऐसा मुल्क कि जो ज़िम्मेदार है, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, जो ज़िम्मेदार है, अपनी ज़िम्मेदारी भरपूर तरीके से जानता है, निहत्ते मासूम लोगों को निशाना नहीं बनाया बल्कि उन आर्मी इंस्टॉलेशंस को और उन फ़िज़ाई इंस्टॉलेशंस को हिट किया कि जो गुरूर हुआ करते थे। तो इस सब पे हम दोबारा से बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच मसूद अहमद साहब। नाउ अब सर, हम कल पूरा दिन बात करते रहे द एयर सुपीरियरिटी और बर्री फौज ने भी जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया है, यहाँ से अब मामला कहाँ जाता देख रहे हैं? बिकॉज अब वहाँ भी कुछ टेंशन कम होती जा रही है, यहाँ भी टेंशन कम होती जा रही, बट हमें इस चीज़ को, इस सारे मामले में मद्देनज़र रखना चाहिए कि भारत ने जो भी मिस एडवेंचर किया वो कोई पहलगाम के 9-10 दिन बाद किया। मे बी दे वर प्लॉटिंग, एंड इफ दे वर प्लॉटिंग, और अगर ये उनका प्लॉट था तो फिर खैर छोड़ दे, जाने दीजिए कि ऐसे प्लॉट पे। बट डू यू थिंक कि हमें इन तमाम तर चीज़ों पे भरोसा कर लेना चाहिए कि चीज़ें डीएस्केलेट हो रही हैं, स्पेशली आफ्टर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मीटअप, या फिर अभी भी वी शुड बी ऑन आवर फीट? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, मैंने पहले भी डिफरेंट शोज में कहा था, स्ट्राइक से पहले भी मैंने कहा था, दुश्मन पे कभी एतबार नहीं करना चाहिए, डिसेप्शन होती है, ये कोई सिचुएशन डिफ्यूज़ नहीं हुई है, कोई डी एस्केलेशन नहीं होती है। देखिए, इंडिया ने आपको एज पाकिस्तान को एज इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट एक्सेप्ट ही नहीं किया है। So that's why they are hatching conspiracies right from since 1947 आपको डिस्टेबलाइज करने के लिए। अफगानिस्तान के साथ ज़मीन 1950 ऑनवर्ड्स वो यूज़ कर रहे हैं, फिर इसके बाद 1968 में रॉ बनी तो इसके बाद बहुत एक्टिवली यूज़ करते रहे। रॉ का खाद के साथ से कोऑर्डिनेशन थी, रॉ का एनडीएस के साथ कोऑर्डिनेशन थी, नौ रॉ कोऑर्डिनेशन विद जीडीआई, तो बाकी भी हैं। तो वो देयरफॉर हम इंडिया को किसी सूरत में ट्रस्ट नहीं कर सकते, जो मर्जी हो जाए। वो देखें, अभी वहाँ तो एक हिंदुत्व रिपब्लिक है, एक ऐसे फेनेटिक्स आए हैं, मुसलमान तो वैसे बदनाम है, इस्लामोफोबिया की बातें हो रही हैं, लेकिन हिंदू फेनेटिक्स की बात नहीं हो रही, हिंदुत्व की बात नहीं हो रही, जहाँ पे मुसलमानों को कत्ल आम किया जा रहा है, क्रिश्चियंस को मारा जा रहा है, सिखों के साथ देखें, दलित के साथ देखें जो वहाँ पे मजालिम हो रहे हैं। इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में देखें क्या हो रहा है, नक्सलाइट के एरियाज में क्या हो रहा है। सो देखें, हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। द ओनली थिंग, यस,
इंटरनेशनल कम्युनिटी डिप्लोमेसी में आती है तो दे आर वेलकम। अमेरिकन जिस तरह अभी इन्वॉल्व हैं, या इसमें रशिया है, चाइना है, सऊदी से, यूएई के है, कतर है, ये दे कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, दे आर वेलकम, वो कर सकते हैं। लेकिन हम वैसे अपने, हम देखें जो कुरान में भी लिखा ना, सूरह निसा में, टेक योर प्रिकॉशंस, यही स्लोगन हमारे इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का है, उनके झंडे में लिखा होता है टेक योर प्रिकॉशंस। सो हमें अपनी तैयारी मुकम्मल करने, तैयारी हर हालत में, हमें तैयारी की हालत में रहना चाहिए। डोंट ट्रस्ट एनिमी, और वो भी इंडियंस। बिल्कुल, डेफिनेटली वी विल एंड वी कांट ट्रस्ट देम। इस वक्त हम क्या एक्सपेक्ट करें इन द कमिंग डेज आम आवाम के लिए? ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं कि रिटेलिएट किया गया, उनकी जानिब से अटैक किया गया, हम चाहते हैं कि चीज़ें काम डाउन भी हो जाए। हाँ, पाकिस्तान चाहता है कि किसी मासूम की जान ना जाए, तभी हमने उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को ही प्रिसाइजली निशाना बनाया। बट टेकिंग फ्रॉम हियर, एक आम इंसान क्या एक्सपेक्ट करे, ख़ास तौर पर पंजाब की साइड पर क्या एक्सपेक्ट किया जाए? कि जिस तरीके से हमारे जो वायलेशन हुई है सोवरेनिटी की, आप देखिए जब एलओसी की हम बात करते हैं, मुजफ्फराबाद, कोटली, वर्किंग बाउंड्री के अक्रॉस इट इज सियालकोट, कोटली, लोहारा एंड शकरगढ़, और इंटरनेशनल बॉर्डर्स के अक्रॉस जो स्ट्राइक्स हुई हैं, इट इज मुरीद के शेखुपुरा में और अहमदपुर ईस्ट से बहावलपुर में, जो 3 आपकी सीरियस वायलेशंस हुई हैं आपके बॉर्डर्स के। तो देखें हमने जो कार्रवाई की, वी रिस्पॉन्डेड इन डिफेंस। अभी हमने जवाब देना है, उसका बदला उतारना है। तो पाकिस्तान के अंदर देखें, दहशतगर्दी तो इंडिया करवा रहा है, और जहाँ पे हमारा इल्ज़ाम लगा है, यहाँ सिविलियन थे, मदरसे थे, मसाजिद थे, वहाँ पे कि यहाँ पे दहशतगर्दी के कैंप्स थे, जहाँ तो कल वो मीडिया की टीम्स को लेके वहाँ पे जाके दिखाया गया है कि ऑन ग्राउंड बताए कहाँ पे है। लेकिन ये है, पाकिस्तान को तो पता है ना कि इनके जो ट्रेनिंग कैंप्स है फितरा और खारिज के लिए, ब्रास के लिए कहाँ कहाँ है, अफगानिस्तान में है तो वो कहाँ पे है, इंडियन गुजरात में है तो वो कहाँ पे है, इंडियन राजस्थान में है तो वो कहाँ पे। सो वी नो, सो देयरफॉर दिस रिक्वायरमेंट कि हमें तो असल टारगेट्स पे जाना चाहिए। वो है फिर एक और सीरियस डेवलपमेंट जिसके मैं कह रहा हूँ कि आपके नीलम झेलों पे भी हिट किया गया है, दैट इज ए सीरियस वायलेशन। आपका पानी है, आपका हक है, और आपको अगर जब इस तरह की कोशिश करेंगे तो हमने ऑलरेडी क्लियर किया है कि हम फुल स्पेक्ट्रम ऑफ पावर को भी यूज़ कर सकते हैं। जब आपकी सर्वाइवल की बात होगी, आपकी एग्जिस्टेंस की बात होगी, देन देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज, फिर तो कोई चीज़ नहीं रहेगी। और फिर मेरे ख्याल में दुनिया को रियलाइज़ करना चाहिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को रियलाइज़ करना चाहिए कि कॉन्सिक्वेंसेस जो इस एस्केलेशन के हैं, इसके बड़े सीरियस हो सकते हैं, नॉट ओनली फॉर द रीजन बट इंटरनेशनली। ठीक, मसूद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट वफाकी दारकूमत से हमें अपडेट करेंगे कि वहाँ इस वक्त क्या सिचुएशन बनती नज़र आ रही है। सलमान, ये बताइएगा, आज भी बहुत सारी प्रेशर एक्सपेक्टेड है, पॉलिटिकली भी DGISPR के हवाले से भी बताया जा रहा है कि वो भी प्रेशर दे सकते हैं। क्या डिटेल्स आ रही है और अब तक क्या डेवलपमेंट हुई है? जी बिल्कुल, जो भी लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल है उसके ऊपर ISPR की जानिब से, DGISPR की जानिब से वक्तन फ़वक्तन आपने देखा रात गए भी और सुबह भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो शायद मीडिया पर आएँ, गुफ्तगू करें, और अब भी यही इतलात हैं कि शायद वो ज़रूरत पड़ने पर जिस तरह से भी रिक्वायरमेंट होगी, जिस तरह से भी अपडेट करने की ज़रूरत होगी, वो मीडिया पर आएंगे, बात करेंगे। और डेफिनेटली वही एक इस वक्त मजाज या अथेंटिक फोरम है जहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन होगी, जो अथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी। तो तवक्को यही की जा रही है कि DGISPR जैसे सिचुएशन तकाजा करती है वैसे वैसे वो अपीयर होते हैं स्क्रीन्स के ऊपर और मीडिया से गुफ्तगू करते हैं और पूरी कौम को, पूरी दुनिया को अपडेट्स जो हैं वो देते हैं। हुकूमती सतह के ऊपर बैकग्राउंड राब्ते, बैकग्राउंड जो मशावरतें जो हैं वो जारी हैं। और कल का जो एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया था, बुनियादी तौर पर वही इस वक्त पाकिस्तान की एक ऑफिशियल पॉलिसी है, वही पाकिस्तान का इस वक्त कौमी मौक़िफ़ है, हुकूमती मौक़िफ़ है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान अपने शहरियों की जो शहादतें हैं उनका बदला लेगा और खून का एक भी कतरा रायगान नहीं जाने दिया जाएगा। पाकिस्तान की जानिब से ये वाज़ेह कर दिया गया है कि पाकिस्तान अपनी पसंद के मकाम, पसंद की जगह, पसंद पे के वक्त के ऊपर जो है रिस्पॉन्ड करेगा और भरपूर अंदाज के अंदर रिस्पॉन्ड करेगा। तो तवक्को रखनी यही चाहिए कि अमन हो, अमन की हालत बरकरार रहे, लेकिन पाकिस्तान अपनी इज़्ज़त पर, अपनी वक़ार पर, कौम की सलामती के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला।
तो हमारी आर्म फोर्सेस जो हैं वो अलर्ट हैं, चौकस हैं और ज़रूरत पड़ने के ऊपर जहां वो चाहेंगी, जैसे वो मुनासिब समझेंगी, जवाब भी दिया जाएगा। इस हवाले से अभी हुकूमती कंसल्टेशन तो ज़ाहिर है जो सिफारती मामलात हैं वो जारी हैं। जब से ये बहरान शुरू हुआ है आप देख रहे हैं कि वज़ीर ख़ारजा, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार मुकम्मल तौर पर मुतहरिक हैं। उनके राब्ते, उनकी मुलाकातें, टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस जो हैं वो जारी है रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर। कोई न सलमान, आप इस समय क्या कर रहे थे? ब्रिगेडियर मसूद, कमिंग बैक टू यू, अभी आप इससे पहले अपनी गुफ्तगू में आप कह रहे थे कि वो जो आइडियोलॉजी है बेसिकली वो है, बिकॉज ये लोग तो आते जाते रहेंगे, द मोदीज एंड द अमित शाह, ये तो जस्ट एक नाम है, लेकिन उसके पीछे जो आइडियोलॉजी है, दैट RSS, दैट हिंदुत्व आइडियोलॉजी, बिकॉज वंस दिस डस्ट सेटल्स, पूछना चाह रहा हूँ कि उसके बाद डज इट चेंजेस? क्या वो आइडियोलॉजी उसको कोई धचका लगेगा? जो कि मैडलिन ऑलब्राइट ने अपनी किताब द माइटी एंड द ऑलमाइटी में उसको बहुत क्लियरली कह दिया था कि जी हिंदू मिलिटेंट्स जो थे उनके 2000 के विजिट में उन्होंने ही सिखों को वहाँ पे मारा था, जिसको बाद में भारत ने अपने सुरूर सुख से हज़फ करवा दिया था। सो चीज़ें तो हैं सर, और वो पाकिस्तान दुनिया को मुतवातिर बताता भी रहा है। सो आफ्टर दिस डू यू थिंक कि दिस आइडियोलॉजी विल टेक अ डेंट, या फिर चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी? नहीं, मेरा ख्याल में अब ये आइडियोलॉजी है ना, लोगों के जहनों में उन्होंने समो दिया है और फेनेटिक्स हो गए। अभी आप देखें जिस तरीके से वहाँ पे ट्रीटमेंट मुसलमानों के साथ या क्रिश्चियंस के साथ है या दलित के साथ हो रही है, वो वाज़ेह मिसाल है। जब आपको कहते हैं फलानी इसका ये नारा लगाओ, ये स्लोगन बोलो, फलानी करे, तो वो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। देखें कि जो संघ परिवार का कंसेप्ट है ना, उनको इस बात का दुख है कि 1000 साल तक मुसलमानों ने सब कॉन्टिनेंट पर रूल किया है। आज इंडिया में जो कुछ है, जो हेरिटेज है, आर्किटेक्चर है, जो बिल्डिंग है, जो कोई पार्क बने हैं, तो वो सारे मुसलमानों का है। इनका अपना तो कुछ नहीं, एक्सेप्ट लिविंग असाइड बनारस निकाल दे तो बाकी तो कुछ नहीं है। सो इस बात को उनको बड़ा दुख है। राइट फ्रॉम जो गजनवी ने स्टार्ट किया अंटिल 1857 बहादुर शाह जफर तक, मुस्लिम दे रूल सब कॉन्टिनेंट। सो इनका वो दुख है। बख्शी साहब बड़ा था कि उन्होंने हमें बहुत मारा है, हमें दे हैव बीन किकिंग अस, और ये अभी भी दोबारा हम पे आके प्रिवेल करेंगे। इनका इस बात का दुख था। दैट्स व्हाई RSS बनी इसी वजह से थी 1925 में नागपुर में, टू काउंटर मुस्लिम इंडिया। उसको हिंदी में तर्जुमा करके उन्होंने वहां पे था। और एक एक चीज जो है, अभी आप देखें ना कि ये जो बजरंग दल वाले हैं या RSS वाले जो ड्रेस पहनते हैं, जो ब्राउन शर्ट्स वगैरह और हेल हिटलर टाइप के वो होते हैं। सो सिमिलरिटीज है, क्योंकि दे हेटेड ज्यूज, नाजीज, तो ये दे हेट मुस्लिम्स। सो सिमिलर मैंने कहीं पर मैंने पढ़ा ये लिखा हुआ है, जो शिवसेना के लीडर थे पुराने बाल ठाकरे, उसने कहा कि मैन केव में देयर इज अ सेंटेंस कि जहाँ पे हिटलर ने लिखा था कि यहूदियों को इस तरीके से मारना चाहिए, उनको बॉइलिंग वाटर में डालना चाहिए, उनके साथ ये करना चाहिए, तो उन्होंने कहा था मेरा दिल करता है वहाँ जीव की जगह में मुस्लिम्स लिख दूं। सो दैट इज द हेट्रेड इन देयर माइंड्स। तो ये हेट्रेड खत्म नहीं होगी, ये बिल्कुल अभी वो है। और RSS इसी वजह से तो उन्होंने वोट लिए हैं ना, कि संघ परिवार के उसमें वोट लिया। और BJP इज द पॉलिटिकल फ्रंट, बाकी पीछे से तो बाकी हार्ड लाइनर्स पीछे बैठे हुए हैं। तो दैट इज द सिचुएशन। हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं वो सो कॉल्ड शाइनिंग इंडिया कोई नहीं है। देयर इज नो डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी है। तो अब देखें मीडिया जो है, गोदी मीडिया है, जो वो कहते हैं वही उसको फॉलो करते हैं। सवाए चंद लोग हैं जो दे टॉक सेंस, बाकी रेस्ट तो फेनेटिक हो गए। लेकिन आपको नहीं लगता कि उनकी ये जो रेडिकल या एक्सट्रीमिस्ट सोच है, उनके अपने लोगों को भी अब हॉन्ट करने लगी है? आए दिन वो किसी ना किसी एक शख्स को पकड़ लेते हैं, उसको सोशल मीडिया पे ना सिर्फ ट्रोल करते हैं बल्कि उसको डेथ थ्रेट्स देते हैं, फिर उनकी फैमिली को, उनके बच्चों को डेथ थ्रेट्स मिल रहे होते हैं। सूनर और लेटर मेरे ख्याल में सेंस थोड़ा प्रिवेल करेगा किसी ना किसी में कि ये जो रेडिकलिज्म बढ़ाया जा रहा है, ये जो एक्सट्रीमिज्म बढ़ाया जा रहा है, ये आपके बॉर्डर पार जो जिनको आप दुश्मन बना के बैठे हैं उनके लिए तो जो आप सोच रहे हैं आपने अपने मुल्क को भी खा जाएगा। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं कोट करता हूँ। खुशवंत सिंह की बड़ी इम्पोर्टेंट मशहूर किताब है द एंड ऑफ इंडिया। उसमें उन्होंने लिखा है कि इंडिया टूटेगा, तो उसमें लिखा है ए मिरेकल कैन सेव इंडिया फ्रॉम disintegration. It will not be Pakistan or any other power.
वी इंडियंस विल कमिट हारा कैरी। उन्होंने कहा हम खुदकशी कर लेंगे। जिस तरीके से उन्होंने कहा यहाँ पे फैनेटिक्स आ रहे हैं, संघ परिवार को बेसिकली वो कोट कर रहे थे कि जो अपनी डोमिनेशन चाहते हैं तो वो है। फिर आप भी देखें बिल जो ओबामा ने एक इंटरव्यू दिया था क्रिस्टीना मानपुर को, जब मोदी विजिट करने जा रहे थे वहां पे, तो उन्होंने कहा था कि the way कि Indian government they are treating Muslims and other ethnic minorities, there will be a point of time when India will pull apart। उसका मतलब इंडिया टूट जाएगा। और आज इंडिया में आप देख लें कि 14% मुस्लिम से 20 करोड़ 25 करोड़ दलित हैं जिनको वो हैं हिंदू, लेकिन उनको वो समझते हैं अछूत है, अछूदर हैं। और 3.5 करोड़ क्रिश्चियंस है, 3 करोड़ सिख हैं, और आदिवासी जो हैं पुराने एस्टेब्लिश्ड फेथ के लोग हैं। मैं तो कहता हूँ इनमें से चंद हजार भी खड़े हो गए तो तबाही मच जाएगी इंडिया। एब्सोल्युटली। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, नाउ कमिंग टू द वॉर फ्रंट, यू बीइंग एन एक्स सोल्जर, ये चीज़ कितनी ज़्यादा अहम है, लोगों को ये भी बताइएगा कि जब इस तरह की इट वाज नॉट एन ऑल वॉर बट अ स्कर्मिश, और जब इस स्कर्मिश में अगली पार्टी सफ़ेद झंडा लहरा दे, कितनी बड़ी हजीमत होती है दूसरी पार्टी के लिए, और क्या फिर सबक सीखती है वो? इतनी बड़ी आप देखें डिसग्रेस है ये कि आप सोच भी न सकते हैं कि आप सफ़ेद झंडे, ये पुरानी हम देखते थे फिल्मों में या पुरानी हिस्ट्री में पढ़ते थे कि लोगों ने सफ़ेद झंडे खड़े कर दिए कि जी बस अभी पीस कर लें, हमें माफ़ कर दे, जस्ट हैव समथिंग, बैठ जाते हैं, बातचीत करते हैं। वो मेरे ख्याल में एक सोल्जर जिसकी ट्रेनिंग होती है, जिसने अपनी जान देनी होती है, ऑर्डर्स पे जाना है उसने, वो उससे आप कभी तवक्को नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तानी सोल्जर का ईमान है, उसने ओथ लिया होता है, और हमारी हिस्ट्री तो हमारी बहादुरी से और जवानों की सोल्जर्स की उनसे भरी हुई है। मेरे ख्याल में जिस तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल में हमने जो हाथ किया है इंडिया के साथ, आप सोच भी नहीं सकते हैं, जो लोगों को पता नहीं है। 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, एक उड़ी में, एक पुंछ में, एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर में 150 प्लस से ज्यादा लोग होते हैं जो ब्रिगेड को बेसिकली मैनेज करते हैं, लिविंग असाइड द बटालियंस। वो 2 हमने डिस्ट्रॉय किए हैं। एक दूसरा एक बटालियन हेडक्वार्टर है 6 महार रेजिमेंट का, वो डिस्ट्रॉय हमने किया है। और इसके अलावा देखें कि पोस्ट हैं ऑल अलोंग LOC, आप केल से लेके बिम्बर तक आप देखें, इम्पोर्टेंट पोस्ट हैं डिफरेंट सेक्टर्स में हमने डिस्ट्रॉय भी है, वेस्ट देम टू द ग्राउंड। तो उसमें हंड्रेड्स कैजुअल्टीज हुई हैं और विजुअल्स आ रहे हैं डेड बॉडीज की। तो देयर हैव बीन मैसिव कैजुअल्टीज पाकिस्तान के रिस्पांस पे। तो देखें कि इंडिया अब इंडिया के तो उसको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं वो पायलट्स कहाँ पे गए हैं, क्या है। अब रैकेश तो इंडिया तो एक्सेप्ट कर गया, अभी उनके मीडिया खुद कह रहा है 4 जहाज गिरे हैं। फ्रांस के ऑफिशियल्स ने भी कह दिया राफेल गिरे हैं। तो मेरे ख्याल में इनके लिए खुद बहुत बड़े सेटबैक्स हैं, और मोदी के लिए इसलिए भी सेटबैक है। 2019 में उन्होंने कहा था कि काश हमारे पास इंडियंस दे फील द एब्सेंस ऑफ राफेल, जो उनके स्टेटमेंट थी रिकॉर्ड पे है। और आज पूरे हिंदुस्तान के लोग कह रहे हैं राफेल होता तो तारीख बदल जाती। तो आज 36 राफेल आए थे, उनमें से तो 3 तो गिर गए हैं, आपके पास 33 रह गए हैं। तो किधर गए वो राफेल? सो इट इज मैन बिहाइंड द गन जो मैटर करता है। हमारे पायलट्स हैं या हमारे सोल्जर हैं जो जिस गन को वो ऑपरेट करते हैं, दैट मैटर्स। बिल्कुल। और वो भी जब एक्शन आपकी जानिब से शुरू किया हो, अगर एक्शन आपने शुरू किया हो और फिर उसके बाद देखिए जी आप सही कह रहे हैं, हमने अपने डिफेंस में थलथली उनकी मचा दी। हम अभी ऑफेंसिव पे जाएंगे तो क्या होगा, इसलिए उन्होंने 21 एयरपोर्ट बंद कर दिए हैं। Exactly, this is what they've done. They're scared। और रात भर भी यही खबरें आती रही, कभी किसी शहर में कभी किसी गांव में ब्लैकआउट होता रहा। तो हैबत उतारी कर दी पाकिस्तान की फौज ने उनके ऊपर। आई हैव दिस क्वेश्चन इन माई माइंड कि जी कहा गया कि पहलगाम में टेररिज्म हुआ, पहलगाम में जो टेररिज्म हुआ उसमें पाकिस्तान का हाथ था। पाकिस्तान ओवर एंड अगैन बार बार ये कहता रहा कि भाई आप एविडेंस लेकर आ जाए। फिर आपने पाकिस्तान की एयर में तो चले आप नहीं आए, लेकिन अपनी हदूद में रहकर वहाँ से आपने यहाँ पर मिसाइल्स दागे। आई वॉन्ट टू नो कि पाकिस्तान इस पर जिस तरह से उन्होंने एयर स्पेस पाकिस्तान की यूज़ करने की कोशिश की, व्हाट आर वी गो वेयर वी गोइंग अहेड विद दिस? क्या हम आलमी सतह पर जाकर इस बात पर आवाज़ उठाएंगे? आगे क्या होगा वंस दिस थिंग सेटल डाउन?
देखिए जी, बिल्कुल सही है। और इसका ये है कि हमारी सॉवरेनिटी की वायलेशन हुई है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की वायलेशन हुई है। सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51 ऑफ द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन, हम वी रिजर्व द राइट टू रिस्पॉन्ड, वो हम करेंगे, वो है। और दूसरा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमें जाना चाहिए, दोबारा चीन की मदद लेनी चाहिए। वी आर आल्सो नॉन परमानेंट मेंबर, और वहां जाके मैंने पहले भी कहा था, हमें इंडिया को एक्सपोज करना चाहिए। वी हैव द एविडेंस कि इंडिया टेररिज्म करवा रहा है। रिसेंटली जो मेजर संदीप का जो हमने नेटवर्क पकड़ा है, वो भी हमारे पास है। जहाउ टाउन ब्लास्ट के हमारे पास एविडेंस है, हमारे पास जाफर एक्सप्रेस का एविडेंस इसमें शामिल है, और हमारे पास 100% एविडेंस है तो कि इसमें इंडिया टेररिज्म पाकिस्तान में करवा रहा है, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में है, वहां सिखों को मरवा रहा है। कश्मीरियों को गार्डियन ने स्टोरी की है, 22 कश्मीरी पाकिस्तान में मारे हैं, तो रिकॉर्ड पे राजनाथ सिंह है कि उन्होंने कहा हमने मारे हैं। तो ये सारे वह हैं। तो हमें ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना चाहिए, दे शुड कंडेम इंडिया फॉर एक्सपोर्टिंग टेररिज्म एज ए स्टेट टूल के तौर पे। और इसके अलावा दे शुड होल्ड इंडिया अकाउंटेबल जो टेररिज्म करवा रहा है। बदमाशी नहीं है, देखे कि इजराइल बदमाशी वहां पे कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, वी डोंट एक्सेप्ट इस तरह की हेजमनी, हम तो नहीं कभी नहीं है। और इंडिया समझता है द ओनली हर्डल जो इनके हेजमेनिक डिजाइन में है, इट इज पाकिस्तान। वन मोर थिंग, जब ये अब वहाँ से एक्शन लिया गया और कहा गया, ये जो मिस एडवेंचर किया गया उसमें 2 ग्रुपों के मिलिटेंट ग्रुप्स के नाम ले लिए गए कि जी यहाँ पर उनके सेफ हेवन्स है और हमने तो उनको अटैक किया है। अनटिल नाउ क्या वर्क किया गया, कैसे उनको पता चला, क्या उनकी इंटेलिजेंस थी, क्या आपने अटैक किया, कितने लोगों को मारा? देयर इज स्टिल नो एविडेंस अबाउट इट। व्हाट वी हैव इज आपने 26 मासूम जाने ली। देखें जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हमने जब भी बात की, आपने नोट किया होगा, चाहे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, मोफा ने बात की है, इंटीरियर मिनिस्ट्री ने बात की है, और ख़ास तौर पे डीजी ISPR ने बात की है, तो उन्होंने हमेशा अथॉरिटी के साथ बात की है, इररिफ्यूटेबल एविडेंस के साथ बात की है, वेरीफाइबल एविडेंस के साथ बात की। हमने कोई चीज़ हवा में नहीं मारी। अगर उनके पास एविडेंस था तो नाम बताते ना, डेड बॉडीज बताते। हमारे तो सारे खवातीन और बच्चे मारे गए वहाँ पे बहावलपुर में और ननकाना साहिब में। ये तो वहाँ पे ऐसा कोई था नहीं। असल में हुआ ये था, एक दिन पहले यहाँ पे अनाउंस हुआ था कि इंटरनेशनल मीडिया लेके हम जा रहे थे तो 2 साइड्स जहाँ इंडिया क्लेम कर रहा था कि उन्होंने एक लिस्ट जारी कर दी थी तो मीडिया कि यहाँ जहाँ पे कैंप्स है। सो कश्मीर में तो हमने लोगों को ले जाके दिखा दिए थे, लेकिन ये यहाँ पे अगले दिन लेके जाना था, तो दे प्रीएम्प्टेड कि ये यहाँ पे पहुंचने से पहले तो स्ट्राइक कर दें ताकि बाद में कोई कहानी बन सके। सो दैट वाज द रीजन ओनली, वरना वहाँ पे तो कोई ऐसा कैंप नहीं है। अभी तो कई बहुत पुराने जमाने की बात है, कहीं लश्कर तैयबा थी या जैश मोहम्मद थी, तो अभी तो दैट इज पास्ट, और अभी तो ऐसा कोई चीज नहीं थी। सो अभी एक कहानी बनानी थी वो, लेकिन जितने सेटबैक्स उनको हुई थी तो उनको कवर अप करने के लिए दिस ड्रामा वाज स्टेज्ड। ऑलराइट, थैंक यू सो मच मसूद अहमद साहब। ब्रिगेडियर साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। और अब हमने देखा है सादिया कि इस तमाम तर मामले में जिस तरीके से पाकिस्तान का बच्चा पाकिस्तान के तमाम मकातब फ़िक्र, पाकिस्तान की तमाम तर बरादरियाँ इकट्ठी हुई हैं, ये भी वक्त की आम ज़रूरत थी। तो अल्लामा ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ अब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर अल्लामा साहब। और मैं तमाम तर पाकिस्तानियों को बशमूल आप मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिस तरीके से हमारी बहादुर अफवाज ने एक इंच का हिफाजत की है, और जिस तरह हमारे लोग फ़ौज की शाना बशाना खड़े हुए हैं। भारत गालिबन ये सोच रहा था कि शायद कुछ दरारें पैदा हो गई हैं इन दोनों के माबैन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हेलो जी अल्लामा साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी आपकी आवाज़ करना जरा, अगर आवाज़। जी अल्लामा साहब, सवाल मेरा ये था कि पाकिस्तान की गयूर अवाम ने फ़ौज की शाना बशाना खड़े होकर ये साबित कर दिया है कि भारत अगर ये सोच रहा था कि पाकिस्तान के अवाम और फ़ौज में कोई रखना डाल के कोई इस तरह की शरारत कर सकता है, तो ये उसकी भूल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान जो है ये 24 करोड़ लोगों का मुल्क है, और जब कोई भी हमारा दुश्मन हमारे दिफा, हमारी सलामती के ऊपर हमलावर होगा, तो फिर ये मुमकिन नहीं है कि ये कौम तकसीम रहे और ये कौम जो है आपस के इख्तिलाफात में मुब्तला रहे।
आज पूरी कौम अपनी रियासत के साथ खड़ी है, अपनी इत्तेफाक के साथ खड़ी है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने हिंदुस्तान को भरपूर अंदाज में जवाब दिया है, लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान की जारहियत बढ़ती चली जा रही है और हिंदुस्तान खित्ते के अमन के साथ खेलना चाहता है, वो एक अरब 75 करोड़ इंसानों के मुस्तकबिल से खेलना चाहा है, तो इस हवाले से अब हमें एक कौम बनकर मुत्तहिद होकर अपने दुश्मन को जवाब देना है, जो कि हम ऑलरेडी दे रहे हैं। और बहुत वाज़ेह बात है कि अब वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को फैसला करना है कि हिंदुस्तान की ये जो मुसलसल जारहियत है, हिंदुस्तान की मुसलसल दहशतगर्दी है, इसका मुस्तकिल खात्मा जो है वो कैसे करना है। मैं इस हवाले से आलमी बरादरी से बिलउमूम और इस्लामी अरब दुनिया से बिलखुसूस ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता हिंदुस्तान का ये जो जंगी जुनून है ये बढ़ता है, तो इसके असरात पूरी दुनिया पर आएंगे और इससे आलमी अमन तबाह होगा। लिहाजा हिंदुस्तान के इस जंगी जुनून को रोकने के लिए और इस दहशतगर्दी को रोकने के लिए आलमी दुनिया को और इस्लामी अरब दुनिया को पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली जो ऑफर है कि पहलगाम के वाक़े की भी गैर जानिबदार तहकीक हो, जाफर एक्सप्रेस वाक़यात की भी गैर जानिबदार तहकीक हो, पाकिस्तान के अंदर जो मसाजिद, मदारिस और इमाम बारगाह, चर्ची, बाजारों में जो धमाके हुए उनकी भी गैर जानिबदार तहकीक हो, ताकि हिंदुस्तान की जो दहशतगर्दी है वो दुनिया के सामने आ सके। इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क वो हिंदुस्तान है और उसका सरबराह मोदी जो है वो उसके नज़दीक इंसानियत या अमन या सलामती इस तरह के अल्फाज मोदी की डिक्शनरी में नहीं है। लिहाजा जब हमारा दुश्मन हम पर जंग मुसल्लत करना चाहता है तो फिर अपने मुल्क का दिफा करना, अपनी कौम करने के बाद जो मौजूदा कैफियत है उसके बाद हमारे पास कोई गुंजाइश कहीं पर नहीं रहती कि हम जो है हिंदुस्तान के हवाले से नरम रवैया इख्तियार करें। हमने पहल नहीं की है, लेकिन इंशाअल्लाह हिंदुस्तान को ऐसा जवाब मिलेगा कि तारीख ये लिखेगी कि पाकिस्तान के रहने वालों ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर कायम वतन के रहने वालों ने हिंदू बनने को वो जवाब दिया है जो तारीख के औराक में रकम है। और ये हिंदुस्तान को पता होना चाहिए कि हम उनके मानने वाले हैं जिन्होंने हमें जिहाद सिखाया है और अपनी तौर पर करके सिखाया है। जिहाद दीन इस्लाम का बुनियादी रुकन है और इस वक्त में पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी रियासत के साथ, अपनी सिपा के साथ अमली जिहाद के लिए अपने सिपा सालार के हुक्म की मुंतज़िर है। जो पाकिस्तान के हुकूमत, पाकिस्तान की सिपा फैसला करेगी, 25 करोड़ पाकिस्तान की आवाम जो है वो उसकी मुंतज़िर है और अपनी ड्यूटी अदा करने के लिए तैयार है। बहुत शुक्रिया अल्लामा ताहिर रशीद साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और हमसे बात की। अभी एक अहम खबर आ रही है अपने व्यूअर्स के साथ, वो है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अरब न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया। कश्मीर का तनाज़ा हल ना होए तक खित्ते में तनाज़े का हल मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते से पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात भारत की जानिब से लगाए जाने का सिलसिला जारी है। हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान के शहरी इलाकों में बॉम्बिंग की गई जो आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। कश्मीरी अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। मसला कश्मीर कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। हिंदुस्तान में अक़लियती बरादरी तंग की जा रही है, ये कहना था बिलावल भुट्टो जरदारी का। उन्होंने कहा कि ये जो किया जा रहा है ये काबिल मज़म्मत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अरब न्यूज़ को दिया है इंटरव्यू, जिसमें उनका कहना है कि कश्मीर का तनाज़ा हल जो है वो उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक दोनों ममालिक इसको संजीदगी से ना सोचें। एक और अहम मामला, उत्तराखंड में भारतीय हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया है। वाक़े की वजह तकनीकी खराबी करार दी जा रही है। इस वाक़े में 5 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए हैं। बिल्कुल आपको खबर दे रहे हैं जिसकी डिटेल सलमान अवान नुमाइंदा खसूसी बोल न्यूज़ हमारे साथ शेयर करेंगे। सलमान, आगाह कीजिएगा, उत्तराखंड में भारतीय हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हुआ है, क्या बताया गया इस पर? ये हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हुआ है और ज़राए ने इस हवाले से बताया है कि ये हेलीकॉप्टर दर हकीकत इंडिया की खुफिया एजेंसी का
हेलीकॉप्टर था जिसे रोका, जिसे वहां पर उत्तराखंड में बड़े मशकूक अंदाज के अंदर ये हादसे का शिकार हुआ है। रॉ से मुंसलिक ये हेलीकॉप्टर था और इसके ऊपर बताया गया है कि एक पायलट समेत 6 अफराद सवार थे। उत्तराखंड का इलाका है गंगा नानी, जहां पर ये गिरकर तबाह हुआ है और जिन हालात के अंदर ये गिरकर तबाह हुआ है वो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हैं, क्योंकि इस इलाके के अंदर जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा चल रही हैं और जो सेपरेटिस्ट तंजीमें हैं यानी कि अलैदगी पसंद तंजीमें हैं वो भी काफी ज्यादा एक्टिव हैं। और जराये का कहना है कि इस हेलीकॉप्टर की तबाही के अंदर अलैदगी पसंदों का हाथ भी हो सकता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पायलट समेत 6 अफराद सवार थे जिनकी हलाकतों की तस्दीक कर दी गई है और जाए हादसा से मलबा और लाशें वगैरह उठाने के लिए इस वक्त जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान, इसकी डिटेल्स आपने हमारे साथ शेयर की। आगे चलकर जो डेवलपमेंट होगी आपसे रहेंगे। यहाँ पर ले रहे एक छोटा सा ब्रेक हमारे साथ लिए। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं उस मिस एडवेंचर की जो भारत की जानिब से शुरू तो किया गया लेकिन उसका खमियाजा अब तक भुगत रहे हैं और ऐसी हैबत तारी है पाक फौज की उन पर कि अब अपनी ही हवाओं में जो हेलीकॉप्टर्स उड़ा रहे हैं वो भी गिरा रहे हैं, तो पाकिस्तान का मुकाबला तो वो क्या ही करेंगे। एब्सोल्युटली, और इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द ऑल इम्पॉर्टेंट DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस एज वेल। आप देखिए सादिया कि इस तमाम तर मामले में भारत की तरफ से सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और पाकिस्तान हैज़ बीन अपडेटिंग द होल वर्ल्ड एंड इट्स नेशन कॉन्स्टेंटली। चाहे वो आपको याद है कि जिस वक्त ये मिस एडवेंचर हुआ था और परसों रात, और उसके बाद वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ही वॉज इन कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट विद इंटरनेशनल मीडिया। इसके साथ साथ फिर DGISPR केम फॉर 3 or 4 टाइम्स जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर खारजा, कॉन्स्टेंटली इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी एंड ऑल, चाहे यू नो वो वफाकी हुकूमत में हैं या नहीं है, बट देयर हैज़ बिन अ लॉट ऑफ एंगेजमेंट। और उसकी वजह भी है बिकॉज जो कारनामा आपकी पाक फौज ने किया है उसके बाद यू हैव अ फेस टू शो कि भाई वहाँ से शुरू हुआ था और हमने तो सिर्फ अपना डिफेंस किया है। दैट इज़ वाई वहाँ से सिर्फ फैसल एक ही प्रेशर हुआ है, बिकॉज what are they going to tell their people without taking any questions? Exactly, yeah, that too. And this is not the first time कि उनकी जानिब से सवालात नहीं लिए गए। उसकी वजह ये कि जवाब देने के लिए कोई है नहीं है। This has been happening। इससे पहले हमने देखा जब पहले पहलगाम वाला वाक़या हुआ और उसके बाद उनकी फोर्सेस से पूछा गया कि भाई कहाँ है वो एविडेंस, कहाँ से ये आ गए, इतनी बड़ी अमाउंट ऑफ फोर्स आपने पूरे कश्मीर के अंदर लगाई हुई है, तो फिर कैसे हर चेक पोस्ट से गुजर कर ये दहशतगर्द इतने एमिनेशन लेकर अंदर पहुँच गए, तो इसका भी कोई जवाब नहीं था। अंदर पहुँच गए और उसके बाद वो कहाँ जादू करके गायब हो गए, छूमंतर हो गए, ये भी एक है। सो अगर नाजरीन उस सोर्स की तरफ दोबारा जाए जहाँ से तमाम तर खराबी पैदा हुई पहलगाम में जो वाक़या, और बेसिकली ये पहलगाम में भी नहीं हुआ, पहलगाम से भी दूर घंटे 1.5 घंटे की दूरी पे जो बेसरन वादी थी वहाँ पे वाक़या हुआ। एक ऐसी वादी, वो लोग, वो तमाम तर लोग जो सफ़र के शौकीन हैं और वो जो हैकिंग करते हैं उन्हें बहुत अच्छे से इस चीज़ का अंदाज़ा है कि इस तरह के जो स्पॉट्स होते हैं जहाँ पे ना कोई गाड़ी जा सकती है ना इवन बाइक जा सकती है, तो पैदल ट्रैक करते हैं या फिर खच्चरों और घोड़ों की मदद से जाते हैं, इस तरह की वो वादी थी। और जब यहाँ पे सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि जब हर 30 मीटर पे वहाँ वादी में इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है कि आपको कोई वहाँ पे काबिज फौजी मिल जाता है, तो ऐसे में कैसा ऐसे हो सकता है कि वो आपने वादी खाली छोड़ी हुई थी। सो मच सो दैट ये भी बताया गया कि साल पहले वहाँ पे कोई ऑपरेशन सो कॉल्ड क्लीन अप भी हुआ था, और जब ये सारी चीज़ उस इलाके में हो रही है देन कम्स द रिलीजियस फैक्टर एज वेल कि वहाँ पे अमरनाथ यात्रा होती है जो हिंदुओं की बहुत मुक़द्दस एक पिलग्रिमेज है, और वहाँ तो सिक्योरिटी होनी चाहिए और इस यात्रा का वक्त भी जो है वो अब करीब आता जा रहा है। तो इस सारी चीज़ को लेके देन उनका एक सिक्योरिटी जो चेक पोस्ट या फिर एक बेस कह लीजिए, वहाँ पे उस बेस का मौजूद रहना, इस सब के होने के बावजूद इस चीज़ का हो जाना और 1.5 घंटे बाद रेस्क्यू का आना और लेकिन 10 मिनट के अंदर FIR हो जाना, ये वो तमाम तर ड्रामा था। भारतीय ड्रामे चाहे वो स्टार प्लस के हो या फिर उनकी फ़ौज के हो, दोनों ही बहुत लंबे और दोनों ही बहुत फ्लॉप होते हैं, बोरिंग होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड वहाँ पर तो आवाम जो है अपनी फ़ौज से मुसलसल सवालात कर रही है और उनकी जो फ़ौज है वो बगैर जवाब दिए चली जाती है। ओवर हियर इन पाकिस्तान हम देख रहे हैं कि मुसलसल फोर्सेस की जानिब से बताया जा रहा है कि क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है, और सिर्फ यही नहीं है, उसके जवाब में पाकिस्तानी अवाम भी पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े हुए हैं, जिनके सर फ़ख्र से बुलंद हैं, जो ये कह रहे हैं कि आपकी वजह से हमारा अज़्म व हौसला और बढ़ रहा है और पाकिस्तान की आवाम जब तक पाक फौज के साथ है उन्हें कोई भी दुश्मन हरा नहीं सकता, उनको मैली आंख से देख नहीं सकता। क्या कह रहे हैं पाकिस्तानी आवाम, आइए देखते हैं।
पाकिस्तान के अवाम और हम सब जो बैठे हैं वो बिल्कुल पाक फ़ौज के साथ है और सर हमारे फ़ख्र से यूँ भी बुलंद है कि जिस तरह का मुंह तोड़ जवाब बार बार उनकी जानिब से भारत को दिया जा रहा है। ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, यहाँ पर ले रहे एक क्विक ब्रेक, आते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।